गाइज अब हम शुरू करते हैं हमारे दो बचे हुए चैप्टर्स और फटाफट से इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम लेने वाले नहीं है, जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूरा मैक्रो विल बी ओवर। तो शुरू करते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ। देखो नाम ही क्या है चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहली चीज अपने माइंड में सेट रखना, मैं जब भी ये वर्ड यूज करूंगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज की हम जब भी बात करेंगे तो वो हम डॉलर की रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज की जब भी बात करेंगे तो वो डॉलर की रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे। ऑल्दो फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए कोई भी अदर करेंसी हो सकती है, मतलब भारतीय करेंसी को छोड़ के, रुपी को छोड़ के जितनी भी करेंसीज हैं उन सभी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहले इट रेफर्स टू ऑल करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है? हमारी रुपया। तो रुपी को छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसीज हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ये सेट रखना, ठीक है। अब पूरा चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो अपनी इंडियन करेंसी को कंपेयर करेंगे फॉरेन करेंसीज के साथ, और फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर, सीधा याद रखना, ठीक है। एग्जांपल, इंडियन डोमेस्टिक करेंसीज रुपी और अदर करेंसीज आर डॉलर, पाउंड एटसेट्रा। अच्छा जी, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? सर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? अगर आपको $1 लेना हो तो क्या 1 रुपी के बदले में $1 मिल जाएगा? नहीं, अगर आपको $1 लेना है तो आपको 75 रुपीज या 73 रुपीज ऊपर नीचे होता रहता है, वो भी देखेंगे अभी क्यों, वो देना पड़ेगा। तो उस रेट पे जिसपे एक करेंसी दूसरे करेंसी से चेंज होती है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। ये लाइन याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। जैसे कि $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹75, तो 1 रुपी कितने का हो गया? 1/75 यानी $0.013। $1 दूंगा तो इतना डॉलर मिलेगा मात्र। अब आता है करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब होता है? देखो जी, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि करेंसी डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे मेरी करेंसी की वैल्यू अगर कम हो जाए तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब अगर मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। सर इसका क्या मतलब है? देखो, सपोज मैंने बोला कि अगर मुझे $1 लेना है तो मुझे 70 रुपीज देने पड़ते थे। सपोज $1 लेना है तो कितने देने पड़ते थे? 70। आज अगर $1 लेना है तो मुझे 70 देने की जरूरत नहीं है, 50 में ही आ जाता है। मतलब पहले जिस चीज के 70 देने थे 50 में वो नहीं आता था, आज वो 50 में आ जाता है। यार क्या बात है! तो क्या मेरा 50 ज्यादा पावरफुल हो गया? पहले उस 50 में डॉलर नहीं आता था, 70 देने पड़ते थे, आज 50 में ही आ जाता है। तो 50 में आने का मतलब है कि मेरा करेंसी यहां पे क्या हुआ है? एप्रिशिएट हो गया है। मेरा करेंसी क्या हो गया है? एप्रिशिएट हो गया है। तो एप्रिशिएट का मतलब होता है जब आपको बाहर वाला सामान सस्ता पड़ने लगे, उसको बोलते हैं हमारा करेंसी एप्रिशिएट होना, ठीक है। अच्छा, अगर इसका जस्ट अपोजिट ले लें कि सपोज पहले $1 आ जाता है, लेट सपोज 50 रुपीज में, और आज उसी डॉलर के 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं। यानी पहले तो वो 50 में आ जाता था, आज उस 50 में आता ही नहीं है। कितने में आता है? 80 में। तो मेरी जो 50 रुपए की वैल्यू थी वो कम हो गई या नहीं हो गई? पहले तो 50 में आ जाता था डॉलर, अब उसके लिए मुझे 80 देने पड़ेंगे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं हम करेंसी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हो। ये देखने में ध्यान से देखना, 50 से 80 बढ़ता हुआ दिखता है, बट डॉलर की रिस्पेक्ट में देखो, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। $1 पहले 50 का आ रहा था, अब वही डॉलर 50 में नहीं आ रहा, तो 50 का वैल्यू कम हुआ या नहीं हुआ? अब 80 देने पड़ेंगे, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। और पहले डॉलर 70 में आ रहा था, अब 50 में ही आ जाता है, 70 देने की जरूरत ही नहीं है। 20 बच गए या नहीं बच गए? तो मेरा 50 का वैल्यू बढ़ गया, एप्रिशिएट हो गया। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा जी, अच्छा, डेप्रिसिएशन करने से क्या होगा? डेप्रिसिएशन से क्या होता है? जब आपका करेंसी डेप्रिशिएट हो जाता है तो आपके डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो जाते हैं। अगर आपका करेंसी डेप्रिशिएट होता है तो डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो जाते हैं। डेप्रिशिएट का एग्जांपल सर कौन सा वाला था? देखो ये वाला है ना, पहले 50 में डॉलर आ रहा था, अब 80 में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब इसमें क्या हो रहा था? अगर वो लोग $1 देते थे, अब उनके रिस्पेक्ट में सोचना, अगर वो लोग $1 देते थे तो उनको 50 रुपीज मिलती थी, ठीक है। आज अगर वो $1 देते हैं तो 80 मिलता है, उन्हें तो बड़ा फायदा हो रहा है यार, उन्हें तो फायदा ही फायदा हो रहा है। पहले 50 मिलते थे $1 के बदले में 80 मिलते हैं, फायदा है। तो हमारे गुड्स उन्हें सस्ते पड़ रहे हैं, इससे क्या होता है? हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, ज्यादा डिमांड होती है बाहर से क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ रहा है, तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। और एप्रिसिएशन में क्या होता है? एप्रिसिएशन में हमारे लिए बाहर वाले गुड्स सस्ते हो जाते हैं।
क्योंकि हमारा वैल्यू बढ़ गया ना, हमारा वैल्यू बढ़ गया तो बाहर वाले गुड्स हमारे लिए सस्ते, तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं, तो वहां से क्या बढ़ता है, इंपोर्ट बढ़ता है, वहां से इंपोर्ट बढ़ता है। बस ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ता है, एप्रिसिएशन में इंपोर्ट बढ़ता है, ठीक है। एप्रिसिएशन में हमारी वैल्यू बढ़ती है, तो हमारे लिए सामने वाले की वैल्यू गिर गई, हम ज्यादा ले पाएंगे तो इंपोर्ट बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन में हमारी कीमत गिर गई तो सामने वाले को हम सस्ते पड़ते हैं, तो वो हमारे सामान ज्यादा मांगता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, फिर एग्जांपल्स लिख देने, कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे पास 3 प्रकार के एक्सचेंज रेट सिस्टम आते हैं। ये जो एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा ना 70 रुपीज 75 रुपीज, तो ये एक्सचेंज रेट सेट कैसे होते हैं? देखो 2 तरीके से होते थे, 3 होने लगे अब तो। एक तरीका होता है कि इसको गवर्नमेंट फिक्स कर दे, एक तरीका क्या होता है कि इसको कौन फिक्स कर दे, गवर्नमेंट फिक्स कर दे। गवर्नमेंट कैसे फिक्स करता है सर? गवर्नमेंट फिक्स करता है किसी एक्सटर्नल वैल्यू की रिस्पेक्ट में, या तो करेंसी की रिस्पेक्ट में, या फिर गोल्ड की रिस्पेक्ट में। तो फिक्स्ड में क्या होता है, जैसे सपोज गवर्नमेंट ने बोला, ऐसा बोला कि 5 ग्राम गोल्ड कितने का है, 5 ग्राम गोल्ड सपोज इंडिया में लेट सपोज 100 रुपीज का है। सपोज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 5 ग्राम गोल्ड सपोज 100 रुपीज का है। अब इसने बोला यूएस में कितने का है 5 ग्राम गोल्ड, उसने बोला यूएस में सर $10 का है। यूएस में कितने का है, $10 का। तो मैं बोलूंगा देखो गोल्ड का वैल्यू दोनों कंट्रीज में ऐसे आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम गोल्ड की टर्म्स में करते हैं तो $10 का रेट 100 रुपीज हो गया। अगर आप 100 दोगे तो आपको $10 मिलेंगे, $10 दोगे तो आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे, हाँ या ना? ऐसे गोल्ड की टर्म्स में वैल्यू फिक्स होती थी। आपको सीधी सीधी बात बस ये देखनी है कि हर कंट्री बोलता था कि मैं 5 ग्राम पे अपनी कंट्री का, या 1 ग्राम पे या 10 ग्राम पे इतना रुपया दे दूंगा। यूएस वाला बोलेगा इसी 5 ग्राम पे इतना डॉलर दे देंगे। इस तरीके से अलग अलग जो करेंसीज फिक्स होती थी गोल्ड की टर्म्स में, इसको क्या बोलते थे हम लोग, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। कुछ टाइम बाद ये जो गोल्ड की टर्म्स में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं और ये फिक्स में चलता है। कुछ टाइम बाद यूएस की जो करेंसी है, डॉलर जो है, डॉलर्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल करेंसी माना जाने लगा। तो फिर सब लोग किस रिस्पेक्ट में करने लगे, डॉलर की रिस्पेक्ट में करने लगे। जैसे हमने बोला कि $1 में लेट सपोज कितने रुपीज आते हैं, 100 रुपीज सपोज, और $1 में कितने पाउंड्स आते हैं, सपोज हमने बोल दिया 200 पाउंड्स, हमने बोल दिया 200 पाउंड्स आते हैं। तो देखो डॉलर बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे 100 रुपए का वैल्यू 200 पाउंड के बराबर है, ऐसा। तो हमने गोल्ड छोड़ के किसी और करेंसी के रिस्पेक्ट में करने लग दिया। इसको हम लोग बोले थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ब्रेटन वुड्स। तुम लोगों से सिस्टम पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया तुम लोग को, ठीक है। ये जब गवर्नमेंट ऐसा फिक्स करती है तो उसको हम बोलते हैं कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। फिक्स के बाद सर कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम लोग? फिक्स के बाद हमारे पास एक एक्सचेंज रेट सिस्टम आता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले डिमांड देखते हैं, ये डिमांड है जी, डिमांड कर्व। फिर हम सप्लाई देखते हैं, ये सप्लाई कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है। इसके सामने जो रेट आता है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है, ठीक है। ये हमारी डिमांड आ जाती है यहाँ पे और सप्लाई आ जाती है, और ये हमारा रेट हो गया। तो जो सामने रेट आता है उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो जितना भी रेट होगा वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से एडजस्ट होता है, ठीक है ना। अगर डिमांड ऊपर नीचे होगी तो रेट भी ऊपर नीचे होगा। सपोज डिमांड बढ़ जाती है तो अब ये नया बन गया, डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ जाएगा। सपोज डिमांड कम हो जाती है, इधर लेफ्ट में आ जाती है, कम होना लेफ्ट में आना, तो रेट भी कम हो जाता है। तो बेसिकली डिमांड ऐसे ही, सप्लाई जब कम ज्यादा होती है ना तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफाइन होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जब मार्केट फोर्सेस से, डिमांड सप्लाई से सेट होने लगे उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जब फिक्स करा जाता है किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड की टर्म्स में, गोल्ड है तो गोल्ड स्टैंडर्ड और करेंसी है तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अगर वो फ्लेक्सिबल है, अपनी इच्छा से ऊपर नीचे हो रहा है, इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग में भी ऐसा ही होता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग में भी डिमांड सप्लाई से ही सेट होता है, डिमांड सप्लाई से ही सेट होता है। सपोज ये रेट है, ठीक है। अब होता क्या है इस सिनेरियो में, अगर ऐसा लगता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, 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 डिमांड यहां पहुंच गई, तो ये रेट इतना बढ़ने की उम्मीद थी, ये रेट इतना बढ़ने की उम्मीद थी। अब हमारा कंट्री का जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो ये चाहता है कि रेट इतना ना बढ़े, मैक्सिमम बस इतना ही बढ़े, बस ज्यादा से ज्यादा इतना ही जाए, इससे ज्यादा ना जा पाए। तो आरबीआई क्या करता है, अपने रिजर्व्स में से, आरबीआई के पास रिजर्व्स होते हैं, मनी बैंकिंग में पढ़ाया था ना, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स होता है।
आरबीआई अपने रिजर्व्स में से कुछ सप्लाई निकाल के इकोनॉमी में डाल देता है। फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कहाँ डाल देता है? इकोनॉमी में। अगर सप्लाई भी बढ़ जाए, देखो सप्लाई राइट में बढ़ेगा, सपोज सप्लाई भी बढ़ जाए तो अब डिमांड और सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखो रेट नीचे आ जाएगा। आरबीआई ने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया या नहीं कर दिया? देखो हुआ क्या था, दोबारा बताता हूँ। बेसिकली ये डिमांड था, ये सप्लाई था, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट आ रहा था। अभी इकोनॉमी में डिमांड बहुत 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 ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बढ़ा हुआ था, तो डिमांड बढ़ा हुआ था तो डिमांड यहाँ पे था, तो रेट आ गया ये नया वाला, ये रेट आने वाला था। आरबीआई को लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम इतना नहीं चाहते रेट, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा कम रहे रेट, तो आरबीआई अपने हिसाब से सप्लाई को बढ़ा देता है अपने पास से। सप्लाई जहाँ बढ़ाया तो देखो रेट अपने आप ही यहाँ सेट होगा, रेट बस थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर रेट बहुत नीचे जा रहा हो, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इकोनॉमी में डॉलर हो, तो देन सप्लाई को कम कर देता है, सप्लाई को कम कर देता है तो रेट अपने आप बढ़ने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे समझना ये है आपको कि एक्सचेंज रेट तो फिक्स होता है किसकी मदद से? डिमांड और सप्लाई की मदद से ही। बस सीधा सीधा पॉइंट याद रखना, एग्जाम में इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, डिमांड और सप्लाई से ही। बट आरबीआई उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, इसको बोलते हैं हम मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ठीक है? फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सा होता है? ऑफिशियली फिक्स बाय गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी। फ्लेक्सिबल डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलता है। गवर्नमेंट का इसमें फुल कंट्रोल होता है, इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। एक्सचेंज रेट जनरली स्टेबल रहता है, याद रखना, फिक्स्ड में जनरली स्टेबल रहता है। पूछ सकता है किसमें स्टेबिलिटी होती है, तो फिक्स्ड में, और इसमें ऊपर नीचे होता रहता है फ्लेक्सिबल में, ठीक है? मैनेज फ्लोटिंग कौन सा होता है? तो आपने देख ही लिया, जिसमें मार्केट फोर्सेस से सेट होता है और आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करता है थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसके बाद ये हाइब्रिड है, याद रखना हाइब्रिड, ये दोनों का, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर है, हाइब्रिड है। अच्छा, नाउ व्हाट इज डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन? ये शब्द बहुत आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। देखो मैं तुम्हें दो शब्द और दिखाता हूं, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन। ये दोनों शब्द का मतलब और इन दोनों शब्द का मतलब थोड़ा सा सिमिलर है, और बस इनके जो इसके पीछे के जो इफेक्ट्स है ना वो अलग है। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, इनका मतलब करेंसी का वैल्यू कम होना ही होता है, कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो कम हो रही है, ठीक है? और रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन का मतलब करेंसी का वैल्यू बढ़ना होता है। डोमेस्टिक करेंसी बढ़ रही है तो उसको रीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन बोलते हैं, डोमेस्टिक करेंसी गिर रही है तो उसको डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो सर फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार हमें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने जरूरी है, हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपनी वैल्यू को खुद ही कम करती है, डी वैल्यू करती है। जैसा 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपने पढ़ा होगा ना, इंडियन इको में, अगर नहीं पढ़ा तो वन शॉट इंडियन इको का भी डला हुआ है, देख लेना। तो उस सिनेरियो में गवर्नमेंट क्या करती है? डी वैल्यू करती है, अपनी करेंसी को खुद से कम करती है। और अगर मार्केट फोर्सेस से हो रहा हो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है? सिमिलरली अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू खुद बढ़ाए अपनी इच्छा से फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, उसको क्या बोलोगे? रीवैल्यूएशन। और खुद ही हो मार्केट फोर्सेस से तो एप्रिसिएशन, ठीक है? मतलब कि ये जो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन है ये गवर्नमेंट खुद करती है फिक्स्ड वाले सिस्टम में, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन खुद होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ये डिमांड सप्लाई से होता है, ठीक है? तो डीवैल्यूएशन क्या है? द रिडक्शन इन द प्राइस। देखो डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द मार्केट प्राइस। बात तो एक ही है, किसका? डोमेस्टिक करेंसी का, डोमेस्टिक करेंसी का। अंडर कौन सा सिस्टम? ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स एक्सचेंज रेट, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है? अकरेंस ये किसकी वजह से होता है? गवर्नमेंट की वजह से। टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई। ये होता है डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्सेस की तरफ से। एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा चलता है? ये फिक्स में चलता है, वो फ्लेक्सिबल में चलता है। इसके बाद क्यों डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंट्स? इंडिया में हम क्यों डॉलर्स मांगते हैं? फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर्स। देखो सबसे पहले अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना हो, भाई अगर कुछ बाहर से मंगाना है तो वो रुपए में तो लेगा नहीं पैसा, उसको तो डॉलर में चाहिए। तो अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो टूरिज्म, अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, टूर करना है, घूमने फिरने जाना है, तो आपको जरूरत पड़ेगी।
यूनिलेटरल ट्रांसफर्स यानी वन साइडेड, आपको कोई गिफ्ट भेजना है अब्रॉड में, कुछ पैसा भेजना है, तब आपको जरूरत पड़ेगी। परचेज ऑफ एसेट्स, आप कोई बाहर से एसेट्स खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड मशीन कुछ भी खरीदना चाहते हैं आप बाहर से, तो आपको डॉलर्स में देना पड़ेगा। देन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन होता है कुछ लोग फॉरेक्स डीलिंग करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब सस्ता होता है तो खरीद लेते हैं, जब महंगा होता है तो बेच देते हैं, अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं बीच में। तो कुछ लोग स्पेकुलेट करने के लिए भी करेंसी की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डिमांड। अब बात करता हूं सप्लाई की। सही है जी, सप्लाई कहाँ गया हमारे पास, डिमांड हो रहा है, सप्लाई का यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, सप्लाई को इसका जस्ट रिवर्स बना देंगे, ठीक है। सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई होता है कि वो आता कहां से है, सप्लाई होता है, डिमांड तो हो गया कि आपने डिमांड कर लिया, सप्लाई आएगा कहां से, इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट। अगर मैं माल बाहर बेचूंगा तो वहां से पैसा आएगा, तो सप्लाई वहां से आता है। टूरिज्म, अगर आप बाहर घूमने जाते हो तो आप डिमांड करते हो, वो लोग जब यहाँ आएंगे तो पैसा भी तो आएगा वहां से, है ना। यूनिलेटरल ट्रांसफर, सेंट नहीं रिसीव, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव होना, वहां से यहाँ रिसीव होते हैं जब, ठीक है। उसके बाद परचेज था, यहाँ पे आप फॉरेन कंट्रीज में कुछ खरीद रहे थे, अब आता है कि फॉरेन कंट्रीज वाले इंडिया में कुछ खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका से इंडिया में मकान ले लिया उन्होंने बोला आधा साल तो यहीं रहता हूँ मैं, आईपीएल भी खेलना है, ये भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ यहीं पे प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, तो पैसा तो वहां से आएगा ना हमारे पास, ठीक है। उसके बाद स्पेकुलेशन, जैसे आप स्पेकुलेट करते हो वो लोग भी स्पेकुलेट कर सकते हैं, वो लोग भी फॉरेक्स में डीलिंग कर सकते हैं। तो ये सब डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये तो तुम लोग को बस वैसे ही रीड लगा लेना एक बार। इट इज अ मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, जैसे बाहर का बाजार है वहां पे गुड्स बेचे जाते हैं, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक वो मार्केट है जिसमें फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, सब ऑनलाइन, ये एक सिस्टम है, ये भी एक प्लेस नहीं है, सिस्टम है जिसमें सब कुछ थ्रू इंटरनेट वाया योर टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस सारा चीजें चल रही होती है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, सबसे पहला ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है परचेजिंग पावर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। सपोज मेरे पास पैसा है, ठीक है, अब मैंने करेंसी खरीद ली तो मेरी परचेजिंग पावर उधर चली गई, है ना। जैसे मार्केट में होता है, सपोज मुझे ये हुडी खरीदनी है तो मेरे पास पैसा था, मैंने खरीद ली, अब मैंने जिसको पैसा दिया परचेजिंग पावर उसके पास चली गई, मेरे पास तो हुडी आ गई है, कोई परचेजिंग पावर तो नहीं है ना। तो मार्केट्स में परचेजिंग पावर, जिसके पास पैसा घूमता रहता है वहां ट्रांसफर होती रहती है। दूसरा क्रेडिट फंक्शंस, उधार भी चलता है यहाँ पे, इस मार्केट में उधार पे भी डीलिंग हो जाती है। उधार में बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो 3 महीने के यूज करे जाते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए। उसके बाद क्या होता है जी, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग क्या होता है सर, हेजिंग होता है, देखो कई बार ऐसा होता है, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होता रहता है रेट। सपोज आपने आज डील करी और कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हुआ 1 महीने बाद, 1 महीने बाद प्राइस ही ऊपर नीचे हो गया तो पूरी डील का प्राइस भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है ना। सपोज $1 आज 100 रुपए का था, हमने आज डील करी थी और परसों हो गया $1 150 का, तो मुझे तो 150 देने पड़ जाएंगे, मैं तो नुकसान में चला जाऊंगा। तो हेजिंग फंक्शन में ये होता है कि आप आज रेट डिसाइड कर लो, फ्यूचर में ट्रांजैक्शन कर लेना, होगी कौन से रेट पे, आज ही के रेट पे होगी। तो हेजिंग इज व्हाट, हेजिंग इज द ट्रांजैक्शंस, द सेटलमेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड टुडे। जो रेट आज एग्री हो जाएगा बस उस पे होगी, उस टाइम में मार्केट में क्या रेट चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कितने तरीके की मार्केट्स होती है, मार्केट्स 2 तरीके की होती हैं, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट होता है जिसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट्स इमीडिएटली होता है, इसमें कोई भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं होता, सब कुछ ऑन द स्पॉट। और फॉरवर्ड मार्केट कौन सी होती है, जिसके अंदर सारी की सारी सेल परचेज जो है वो हो रही होती है किसी फ्यूचर डेट पे, और रेट कौन सा होता है, आज वाला, वही हेजिंग वाली बात, ठीक है। ये हमारी फॉरवर्ड मार्केट होती है। तो यही हमारे पास स्पॉट, फॉरवर्ड मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स, फंक्शंस। डिमांड सप्लाई पढ़ा दिया मैंने आपको, डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन पढ़ा दिया, फिक्स फ्लेक्सिबल मैनेज, इससे क्वेश्चन आएगा पक्का, और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन पढ़ा दिया हमने आपको, और मीनिंग पढ़ा दिया। दिस वाज ऑल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। अब शुरू करते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो शुरू करते हैं हम लोग बीओपी के मीनिंग के साथ यार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग मोर देन एन अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड करता है इकोनॉमी में आने वाले इनफ्लोस
और जाने वाले आउटफ्लोज, यानी कि मेरे देश में, मेरे भारत देश में कितना पैसा बाहर से आ रहा है और कितना मेरे देश में से पैसा जा रहा है, इसका रिकॉर्ड जिस अकाउंट में रखा जाता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, कितने टाइम का बनता है? 1 साल का बनता है। क्या एक ही दिन पे बनता है? पूरे साल का होता है, पूरे साल का होता है। तो क्या है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, याद रखना, इट इज अ सिस्टमैटिक, एक सिस्टम है रिकॉर्ड करने का ऑफ ऑल द कौन सा ट्रांजेक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स, यानी मेरे भारत देश के नागरिक, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे बाहर वाले हैं, ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इसको जिस अकाउंट में लिखोगे उसको बोलोगे बीओपी। ठीक है, बीओपी अकाउंट की कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती हैं, आपको पता ही है, हर अकाउंट की 2 साइड होती है। क्रेडिट साइड, क्रेडिट में इनफ्लो, बस याद रखना इनफ्लो, क्रेडिट में पैसा आना है। डेबिट साइड पैसा जाना है, डेबिट से पैसा जाएगा। डेबिट साइड ऑल द आउटफ्लोज, पैसा जाएगा। तो जब भी पैसा जाए बाहर हमारे देश में से तो डेबिट आइटम यानी नेगेटिव आइटम, और जब भी पैसा आए बाहर से तो पॉजिटिव आइटम, क्रेडिट आइटम। ठीक है, कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं बीओपी में, यानी कि ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आता है? देखो, हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में बेसिकली टोटल 5 चीजें आती हैं हमारे पास। 5 चीजें कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले विजिबल आइटम, फिर इनविजिबल, फिर यूनिलेटरल, फिर कैपिटल। मेनली तो ये 4 ही होती हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, बस ये एडिशनल ही पॉइंट है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है विजिबल आइटम। विजिबल का मतलब जितनी भी चीजें आप देख सकते हो, जितने भी गुड्स हैं, कोई भी गुड्स है, मशीनरी है, कोई फर्नीचर है या कुछ भी है यार, वो सब विजिबल आइटम्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर विजिबल आइटम्स हमारे पास, सपोज करना विजिबल आइटम अगर हमने बेचे, सेल करे तो पैसा आएगा ना, पैसे को देखना, इनफ्लो आया तो पॉजिटिव साइड में लिख देना, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर हमने परचेज करा, सपोज मशीन वगैरह परचेज करी, तो पैसा गया, आउटफ्लो हो गया, तो ये माइनस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, सामान को मत देखना, पैसे को देखना, राइट, ये याद रखना। इनफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड में, आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड में, माइनस में। सिमिलरली इनविजिबल आइटम, इनविजिबल में होती है हमारी सारी सर्विसेज। सर्विसेज कैसी सर? कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, टूरिज्म के लिए कोई आ रहा है, तो बेसिकली ये सब सर्विसेज है। ठीक है, ये सभी सर्विसेज भी इसी में आ जाती हैं। तो विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल होते हैं वन साइडेड। वन साइडेड का क्या मतलब होता है सर? वन साइडेड का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ से कोई गिफ्ट विफ्ट बाहर भेज रहे हो, सपोज कोई बच्चा यहाँ पे जॉब करता है और वो है कहीं ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां पे वो गिफ्ट भेज रहा है अपने कंट्री में, पैसा तो यहीं से जा रहा है, तो बेसिकली वो यूनिलेटरल होगा। इसी तरीके से वहां से कुछ यहाँ पे आ रहा है तो वो भी यूनिलेटरल होगा। ठीक है, एंड देन वी हैव कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांजैक्शंस में याद रखना बस 2 ही मेन ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक होती है बोरोइंग्स, एक होती है लेंडिंग्स। बोरो कब करता है इंसान? बेसिकली लोन है, लाइबिलिटी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी पे प्रभाव डालती है। लेंडिंग, आपके पास पैसा है, आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया किसी को, ये आपका एसेट है। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें हम बात करते हैं जिससे हमारी बोरिंग्स और लेंडिंग्स पे प्रभाव पड़े, एसेट्स और लाइबिलिटीज पे प्रभाव पड़े। अब आप बोलोगे सर मशीन भी तो एसेट है, भाई अकाउंट से इसको कंफ्यूज मत करना, लिंक मत करना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला तुम एसेट लाइबिलिटी बस डेफिनेशन के लिए याद रखना, बाकी अपने माइंड में सेट रखना बस बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स। तो बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक चीज और होती है, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम। इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब होता है कि सपोज आप लोगों ने पैसा यहां से फॉरेन में इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, वहां से यहां आ गया तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, है ना भाई। जैसे आप लोग बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, आप बाहर के कोई शेयर्स खरीदते हो, आप बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, और वहां से इंडिया में आया इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट में बस 2 चीजें, बोरिंग लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम। ठीक है, ये याद रहे, ज्यादातर बातें बोरिंग्स की होंगी, लेंडिंग्स की होंगी, बट इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट से याद रखना, मैंने ऊपर का पार्ट हटा दिया था इसीलिए। इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। सर व्हाट इज दिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जब हमारा डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब कि आपने कोई
पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ही खरीद ली, पूरी की पूरी लैंड ही खरीद ली, तो उसमें पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, सामने वाले के नाम ट्रांसफर हो गया, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि आपने किसी कंपनी के सिर्फ शेयर्स खरीदे, आपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो वो कंपनी थोड़ी ना आपकी होगी, जितना आपने शेयर्स लगाया उतना आपके पास उसका ओनरशिप आ गया। तो बेसिकली इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास सीधा पूरा का पूरा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है तो उसको आप बोल देते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप कहीं पे सिर्फ शेयर्स में डील करते हो तो उसको आप लोग बोलते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस में ये चार तो देख लिए, विजिबल, इनविजिबल, छोटे मोटे इनकम और यूनिलैटरल। कैपिटल में बोरिंग्स, लेंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम। इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से आ रहा है तो इनफ्लो क्रेडिट में लिख देना, आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा जा रहा है आउटफ्लो डेबिट में लिख देना। उसके बाद हमारे पास कुछ छोटी मोटी इनकम होती है जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फैक्टर इनकम होनी चाहिए। बेसिकली ये कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ गया, वो सब भी बीओपी का पार्ट होता है। तो कुल मिला के बीओपी में 5 चीजें, विजिबल आइटम गुड्स, इनविजिबल आइटम सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स, बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स। उसके साथ अगर कोई छोटी मोटी इनकम है, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, तो वो भी यहाँ पे आ जाती है। तो बेसिकली ये सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा बीओपी में चीजें आ जाती हैं। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो बीओपी अकाउंट है, ये बीओपी अकाउंट 2 पार्ट्स में बनता है। बीओपी अकाउंट कितने पार्ट्स में बनेगा? 2 पार्ट्स में। ये जो 4 चीजें हैं शुरू की, इन्हें अलग कर दो और ये अकेला अलग कर दो। ठीक है, 4 चीजें अलग कर दो और ये अकेला अलग कर दो। ये जो ऊपर वाली 4 चीजें हैं, ऊपर वाली, इसको क्या बोला जाता है? कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। और जो नीचे वाली चीजें हैं, बोरिंग, लेंडिंग, इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल अकाउंट। तो ऊपर वाला करंट अकाउंट, नीचे वाला कैपिटल अकाउंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब करंट अकाउंट किस तरीके से बनेगा सर? वही एक साइड होगी हमारे पास डेबिट, एक होगी क्रेडिट। किधर भी ले लेना यार, इधर चाहे आप लोग इनफ्लो लिख लेना और इधर आउटफ्लो लिख लेना, चाहे आप इधर आउटफ्लो इधर इनफ्लो लिख लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, जैसे मर्जी आप लोग लिख सकते हो। अब विजिबल आइटम, सपोज मैंने कुछ माल बेचा तो पैसा आया है ना, तो इधर इनफ्लो में लिख देना। खरीदा तो पैसा गया, इधर लिख देना। ऐसे ही इनविजिबल, सर्विस बेची पैसा आया, इधर लिख देना। खरीदी, इधर लिख देना। इन्वेस्टमेंट इनकम कोई आई तो इधर लिख देना, गई तो इधर लिख देना। यूनिलैटरल ट्रांसफर आया तो इधर लिख देना, गया तो इधर लिख देना। ऐसे लिख देते हैं। कुल मिला के मैंने जितना भी पैसा आया सबको लिखा तो देखा 1000 करोड़ रुपए आए। कितने आए? 1000 करोड़। और गए कितने? 800 करोड़। गए कितने? 800 करोड़। आए थे 1000, गए 800। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखेगा कि 200 करोड़ का मैं फायदे में हूँ। मैं 200 करोड़ के फायदे में हूँ। इस फायदे को क्या बोलते हैं? इस फायदे को बोलते हैं सरप्लस। इस फायदे को क्या बोल देते हैं हम लोग? सरप्लस। यानी जब भी आउटफ्लो कम है और इनफ्लो ज्यादा है, आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है और आपके पास से कम जा रहा है, तो आप सरप्लस दिखाओगे। इसको बोलते हैं हम सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है। सपोज ऐसा हो जाता कि ये 1800 होता, अब इसको भूल जाओ। सपोज ऐसा हो जाता कि खर्चे होते 1800 के और आया सिर्फ 1000, तो बेसिकली 800 रुपए का, 800 करोड़ का नुकसान दिख रहा है मुझे कि पैसा जा तो रहा है 1800 करोड़, आ रहा है मात्र 100 करोड़। तो 800 करोड़ का जो नुकसान है, इसको किस नाम से दिखाते हो? डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट। याद रखना, डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है। और अगर ये मैच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? देयर विल बी बैलेंस इन करंट अकाउंट। इधर भी 1000, इधर भी 1000, तो बैलेंस। तो याद रखना, अगर दोनों बराबर है तो बैलेंस, इनफ्लो ज्यादा है तो सरप्लस, आउटफ्लो ज्यादा है तो डेफिसिट। ओके। ऐसा ही कैपिटल में होता है। ऐसा ही किस में होता है? कैपिटल में। अब सपोज मैंने यहाँ पे देखा कि यार मेरे पास तो डेफिसिट हो गया 800 करोड़ रुपए का, यानी मेरे जो खर्चे हैं वो तो 1800 करोड़ के हैं और मेरे पास पैसा मात्र 1000 करोड़ है। तो वो 800 का क्या करूं? 800 ना बोरो कर लिया जाएगा, 800 क्या कर लिया जाएगा? बोरो कर लिया जाएगा, बाहर से ले लिया जाएगा। तो बोरो करोगे तो करंट में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, अब फिर कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। तो नीचे हम कंटिन्यू कर देंगे, करंट को आगे कंटिन्यू करूं तो कैपिटल अकाउंट बन जाता है। पैसा आएगा तो मैं यहाँ पे बोरो कर लूंगा, इनफ्लो में बोरो करूंगा 800 करोड़ और मेरा देश वापस से चल पड़ेगा। 800 करोड़ की जरूरत पड़ी थी। सपोज ज्यादा होता, ये देखो जैसा 200 करोड़ एक्स्ट्रा था हमारे पास, तो हम लेंडिंग कर देते हैं उसकी, हम और देशों को बांट देते हैं कि ठीक है यार हमारे पास तो पैसा पड़ा हुआ है। तो बोरोइंग और लेंडिंग्स मेनली कौन से अकाउंट में आ जाती हैं?
कैपिटल अकाउंट में आ जाती है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं इनको, समझे? ये पता होना चाहिए, फिर ये तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान है। बस 4 चीजें करंट अकाउंट में, बाकी एक कैपिटल में लेंडिंग और बोरोइंग, ठीक है। अब सर एक छोटा सा टॉपिक और, सिर्फ अगर हम विजिबल आइटम्स की बात करें, उसे डिलीट कर रहा हूं मैं, सिर्फ अगर हम किसकी बात करें, इफ वी टॉक ओनली अबाउट विजिबल आइटम, विजिबल का मतलब गुड्स, विजिबल का मतलब गुड्स की मैं एक छोटा सा अकाउंट बना देता हूं जिसमें मैं इनफ्लो लिख दूंगा और आउटफ्लो लिख दूंगा, ठीक है। मैंने सपोज गुड्स बेचे, सेल ऑफ गुड्स, कितने? 1000 के गुड्स बेचे, कितने के? 1000 करोड़ रुपए के, 1000 करोड़ के गुड्स बेच दिए। और खरीदे कितने के? परचेज करा तो पैसा जाएगा, खरीदे 1500 करोड़ के, यानी मैंने इंपोर्ट करे 1500 के और एक्सपोर्ट करे 1000 के। भाई साहब, परचेज करने का मतलब इंपोर्ट करना और सेल करने का मतलब एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि पैसा जाना है 1500 और आना है 1000, 500 रुपए का कमी दिख रही है। इस 500 को क्या बोलते हो? डेफिसिट। फिर से सर, फिर से डेफिसिट, हाँ फिर से क्या? डेफिसिट। तो डेफिसिट का मतलब ये हो गया यार सीधा सीधा कि हमने इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट इतना हुआ नहीं, तो पैसा कम पड़ गया भाई। तो इसको बोलते हैं डेफिसिट इन बीओटी। इसको क्या बोलना है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैं जब भी सिर्फ गुड्स की बात करूं, बाकी सभी आइटम को भूल जाऊं, मुझे पता नहीं कुछ इनविजिबल होता है, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? ओनली गुड्स। तो इसको क्या बोलते हैं? बीओटी, ठीक है। अब उसमें अगर कमी रह गई तो डेफिसिट। अब सपोज ये ज्यादा है, ये हो गया 10,000 और ये हो गया बस 1500, मेरे पास एक्सपोर्ट हुआ 10,000 रुपीज का, जबरदस्त सेल, और मैंने खरीदी सिर्फ 1500 के, तो 8500 मेरे पास एक्स्ट्रा। इसको क्या बोलना? सरप्लस। सरप्लस किस में? बीओटी में। बराबर हो जाए तो बैलेंस इन बीओटी, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं, जरा एक चीज समझो। शुरुआत होगी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के साथ। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में 5 चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसे सबसे पहले 2 पार्ट्स में तोड़ दो। ये वाला जो पार्ट है ओनली कैपिटल वाला, ये कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, ओनली दिस, इसको रखना बीओटी में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इन सबको कंबाइन करके एक पार्ट में डाल दूं तो उसको बोलता हूं करंट अकाउंट। तो याद रखो, सबसे पहले जो छोटा सा कंपोनेंट आता है वो होता है बीओटी, लेकिन बीओटी के भी बड़े पापा यानी कंपोनेंट करंट अकाउंट, जिसके अंदर बीओटी आ जाता है। बीओटी छोटा होता है, करंट अकाउंट बड़ा होता है। करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट है, उसके अंदर एक बीओटी है, ठीक है, और कैपिटल अलग। तो बेसिकली मेरा जो अकाउंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, वो तोड़ा गया है 2 पार्ट्स में, जिसका एक पार्ट ये करंट अकाउंट वाला है और एक पार्ट ये कैपिटल अकाउंट वाला है। करंट में ही एक छोटा सा पार्ट होता है विजिबल का, जिसको हम बीओटी बोलते हैं। बस हो गया काम खत्म। देखो बीओटी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ओनली विजिबल। विजिबल का मतलब गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फॉर्मूला याद रखना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसी को बीओटी बोलते हैं। फेवरेबल बैलेंस जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो, अनफेवरेबल बैलेंस जब इंपोर्ट ज्यादा हो। करंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है देखो, मैंने आपको बताई दी। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। विजिबल आ गए, इनविजिबल आ गए। इनविजिबल में फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम्स, ट्रांसफर पेमेंट्स आपको पता लग ही गई होंगी, ठीक है। अच्छा, इनकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस मेजर ध्यान रखो कि विजिबल, इनविजिबल। देन वी हैव यूनिलैटरल्स एंड कैपिटल्स। कैपिटल में क्या क्या आता है जी? अब इट रिप्रेजेंट इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजैक्शन, जिसमें सेल एंड परचेज ऑफ एसेट, जैसे कि बॉन्ड्स और जी आपके लैंड्स और ये सारी चीजें। मैंने तुम लोग को फिर बता रहा हूँ कि मेनली इसके अंदर बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, बस बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाती है। देखो ये आपके मेनली इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जो हमारे कैपिटल में मैंने आपको बताया मेनली बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, यानी वो तो लोन्स में आ जाएगा। लोन लेना तो बोरो करना, लोन देना तो लेंड करना, बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स। और ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम। इन्वेस्टमेंट्स में 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। एफडीआई में डायरेक्ट ओनरशिप ट्रांसफर होना, पोर्टफोलियो में शेयर्स में ट्रांसफर होना, ठीक है। अगर आइटम्स कुछ और बच जाए तो वो यहाँ पे आ जाता है।
इसके बाद बीओपी और बीओटी में क्या फर्क होता है? बीओटी में सिर्फ विजिबल आते हैं, बीओपी में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये तो छोटा सा है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस बोल रहा है कि कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस बीओटी रिकॉर्ड नहीं करता, बट हाँ बीओपी में आती है। कैपिटल की तो बच्चों कैपिटल अकाउंट में जाती है ना, बीओटी तो ऊपर ही एक अलग अकाउंट है, और बीओपी के में तो दो पार्ट है ही, करंट भी और कैपिटल भी, तो ये तो रिकॉर्ड होंगी। स्कोप यार देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास पूरा बीओपी अकाउंट है। बीओपी अकाउंट में चार चीजें आएंगी, क्या क्या? बीओटी यानी कि विजिबल्स, इनविजिबल, यूनिलैटरल और फिर कैपिटल। तो हम इन तीनों को तो करंट बोलते हैं और इसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये पूरा ही बीओपी है। बीओपी कितना बड़ा कंपोनेंट है, और बीओटी तो एक छोटा सा पार्ट है। तो बीओटी नैरो है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, और ये वाइडर है, इट इंक्लूड्स बीओपी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। अगर यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ गया, बीओटी में नेगेटिव आ गया, तो आप बड़े आराम से बाकी कंपोनेंट्स में से इसको सेफगार्ड कर सकते हो। लेकिन अगर पूरा ही नेगेटिव आ गया, ये पूरा ही नेगेटिव आ गया, तो क्या बीओटी से पैसा लेके काम चल जाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो तो एक छोटा सा कंपोनेंट है, उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो याद रखेंगे अनफेवरेबल बीओटी। अगर बीओटी अनफेवरेबल है तो वो फेवरेबल बीओपी में से इजीली यूज करके हम पैसा लेके उसको बैलेंस कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट बेसिकली वो होते हैं जो इनकम की बेसिक करंट इनकम पे प्रभाव डालते हैं। देखो यार ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे क्वेश्चन बनेगा 100%, तुम्हारे से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा अकाउंट है जो इकोनॉमी की करंट इनकम लेवल पे इंपैक्ट डालता है। तो देखो गुड्स इसमें आ गए, सारी सर्विसेज इसमें अंदर आ गई। तो मेनली तो इकोनॉमी में सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही होता है। बोरिंग्स, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये तो बात की बातें हैं, राइट। तो मेन जो करंट इनकम पे प्रभाव डालता है वो करंट अकाउंट होता है। और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस कैपिटल स्टॉक पे इंपैक्ट डालती है। कैपिटल स्टॉक का मतलब हमारी बैलेंस शीट, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है इसमें? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। कंपोनेंट आपको बताइए इसमें रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट्स एंड बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स। एसेट्स का मतलब इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, याद रखना। बीओपी करंट अकाउंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, पूरे साल का बनता है, और कैपिटल अकाउंट बिल्कुल लास्ट में बनता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एक ऑटोनॉमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स। ये लास्ट हमारे पास एक डिफरेंस आता है, इसको भी आप देख लो और चैप्टर हमारा खत्म। ऑटोनॉमस आइटम्स कौन सी होती हैं? द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव। जितनी भी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं सर? उनको बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। ठीक है, करंट अकाउंटों में होने वाली सभी ट्रांजैक्शंस ऑटोनॉमस होती हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती है? ट्रांजैक्शन अंडरटेकन टू कवर अप डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब बीओपी मैच नहीं हो रहा, चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, दोनों ही केसेस में हम उसको डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब भी हमारा बीओपी मैच नहीं हो रहा तो उसको हम सरप्लस या डेफिसिट को पूरा करने के लिए जब भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है सर, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सपोज सरप्लस है, पैसा फालतू है, तो वहां से एब्जॉर्ब कर लो, उस पैसे को लेंड कर दो लोगों को, और अगर डेफिसिट है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, बोरो कर लो। तो ऐसी चीजें जो बीओपी को मेनली मैच करने में हेल्प करें उसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। डिपेंडेंस ऑन बीओपी, ये जितनी भी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होती हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती है, इनको कोई मतलब नहीं होता, इन्हें कोई भी मतलब नहीं होता। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होती हैं बीओपी से। बीओपी में क्या चल रहा है दे डू नॉट केयर। यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन सब बीओपी के हिसाब से होती है कि बीओपी सरप्लस में है तो क्या करना है, बीओपी डेफिसिट में है तो क्या करना है। क्यों? क्योंकि हमें बीओपी मैच चाहिए। वी वांट बीओपी टू बी इक्वल। हमारा डेफिसिट नहीं होना चाहिए, हमारा सरप्लस भी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो ये उस हिसाब से होती है। अकाउंट जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हैं वो दोनों अकाउंट्स में आती है, करंट में भी कैपिटल में भी, और अकोमोडेटिंग सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आती है क्योंकि ये तो बाद में बनेगी ना, करंट में ही सरप्लस और जो डेफिसिट आएगा उसके हिसाब से बनेगी ये। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम्स। उसको क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स। बस तुम लोग को ये पता होना चाहिए, अबव द लाइन बिलो द लाइन याद रखना, ये एक इसका अदर नेम है। तो ये हमारे पास होती है ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये हमने बीओपी करंट और कैपिटल का डिफरेंस देखा, बीओपी बीओटी का डिफरेंस देखा, कंपोनेंट्स देख लिए करंट अकाउंट के कैपिटल अकाउंट के। कंपोनेंट पे क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि बताओ कि वो करंट में आएगा या कैपिटल में आएगा, आएगा तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। एंड दिस इज इट फॉर बीओपी, दिस इज इट फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हम लोगों ने कंप्लीट करा अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी।
अच्छे से रिवाइज करो, इंडियन इको वन शॉट ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो अच्छे से करो, बाकी देखते हैं और चीज़ें कौन कौन सी तुम लोग को करानी है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर और अच्छे से प्रिपेयर करना और बहुत अच्छा एग्जाम करके आना। थैंक यू।